पिछले लेक्चर में हमने बात किया था हेनरीज लॉ और आज उसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेनरीज लॉ फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा यही है, हेनरीज लॉ एक्सप्लेन्स, हेनरीज लॉ एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है बेटा हेनरीज लॉ? ए बी सी डी effect of pressure on solubility of gases, solubility of gases, effect of pressure on solubility of gases. B quantitative description of effect of pressure on solubility of gases, on solubility of gases, solubility of gases. C relation between mole fraction of dissolved gas and mole fraction of dissolved gas and partial pressure of gas over the liquid surface. D all the above. देखिए बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का तो हेनरी लॉ है ही, ये सबको पता है। दूसरा क्वांटिटेटिव, कितनी क्वांटिटी में डिजोल्व होगा, ये क्वांटिटी किससे पता चलती है? मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में पता चलती है। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी सही है। और तीसरा पार्शियल प्रेशर के साथ रिलेशन बताता है, कंप्लीट प्रेशर के साथ। यहाँ पर बात सोचने वाली है, यदि यहाँ टोटल प्रेशर आ जाता तो ये गलत हो जाता, पार्शियल प्रेशर आया तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑल दी अबव। बात क्लियर बेटा? तो हेनरी लॉज में हमने क्या पढ़ा था, इसको समझ सकते हैं। सो क्या था बेटा इसमें? पी गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पीपी ऑफ गैस याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट डॉट एक्स गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के एच। यही था बेटा। तो ये चारों ऑप्शन सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज responsible for sustaining life in water, A dissolved nitrogen, B dissolved oxygen, C dissolved carbon dioxide, D none of these। बताइए बेटा क्या होता है इसमें? डिजोल्व ऑक्सीजन DO, वाटर क्वालिटी का पैरामीटर कौन है? DO। DO की वजह से मछलियां, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से मछलियां और एक्वाटिक प्लांट जिंदा होते हैं। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। the partial pressure
प्रेशर या पार्सल प्रेशर ऑफ गैस over the liquid surface at equilibrium remains liquid surface at dynamic equilibrium is a be directly proportional to x gas, inversely proportional to x gas. बताइए बेटा, inversely proportional to x gas. तो पार्सल प्रेशर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब गैस हो लिक्विड के साथ में, लिक्विड सरफेस पर जो गैस है वो उसके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो उस टाइम पर जो पार्सल प्रेशर है गैस का वो कौन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इस फार्मूला से देखिए बेटा क्या है, पी गैस यानी पार्सल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच को हटा दे तो एक्स गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई बेटा। क्या आंसर होगा? ए। 4 ऑप्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पार्सल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 7.9 इंटू 101/325 पास्कल over the water surface, the partial pressure of nitrogen is इतना over the water surface. नाइट्रोजन का पार्सल प्रेशर इतना है, इतना पास्कल है, 7.9 इंटू 101/325.5 पास्कल। and mole fraction of nitrogen in water is 0.02. Then find the Henry law constant. Henry's law constant for nitrogen. Henry's law constant for nitrogen. नाइट्रोजन के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट बताइए बेटा। सॉल्यूशन, हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए हेनरी लॉ का इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हेनरी लॉ का इक्वेशन वो है पी गैस इक्वल टू के एच डॉट एक्स गैस। अब देख सकते हैं बेटा यहाँ पर पी गैस कितना दिया, 0.79 नहीं 7.9 7.9 इंटू 101/32.5 पास्कल इक्वल टू के एच पता करना है, मॉल फ्रैक्शन 0.02 दिया गया है। इनको सॉल्व करें बेटा। के एच इक्वल टू क्या आ गया, इस पॉइंट को इधर ले आओ, 7.9 इंटू 101/325 अपॉन 0.02। एक काम करते हैं, इसको पॉइंट को उड़ा देते हैं, 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो इसका 1 डिजिट इधर खिसका दो, 1 डिजिट इधर खिसका दो। क्या बन गया? के एच इक्वल टू, ये अपने पास 2 डिजिट खिसक गया, यहाँ पे 79 नियरली 80 होता है और ये 101/325। इसको बढ़ा दिया तो इसको घटा दो बेटा, 1 को बढ़ाओ तो 1 को घटा दो, 1325 मतलब 101/325 को 320 कर दिया, 79 को 80 कर दिया, नीचे 2 रह गया।
ये लगभग 40 बार खत्म। अब के एच की वैल्यू कितना आ गया अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि हमने लगभग में कैलकुलेट कर लिया बेटा, 79 को 80 कर दिया और 101 325 को थोड़ा सा घटा करके 320 कर दिया। 2 जीरो देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 4 इंटू 101.32 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6 पास्कल। कितना आ गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 4 एकम 4.4 भारतीय 52 5 2 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। बात क्लियर बेटा? इस टाइप से पास्कल में हेनरी लॉ कांस्टेंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ही करेंगे। हेनरीज लॉ, कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन in water is 4.51 into 10 power 9 पास्कल। ठीक है, फाइंड इट्स पार्शियल प्रेशर over water surface if a mole fraction is 0.05 in water। तो सॉल्यूशन बेटा इसमें क्या हुआ, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया और मोल फ्रैक्शन दिया और आपको पार्शियल प्रेशर पूछा, पी ऑक्सीजन KH इंटू एक्स ऑक्सीजन। पी ऑक्सीजन पता करना है, KH कितना दिया बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट 4.5 इंटू 10 पावर 9 पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन कितना 0.05। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, इसमें 2 पॉइंट खिसकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 का 7 करना पड़ेगा। 4.5 इंटू 5 इंटू 10 पावर 7 पास्कल। ये ऑक्सीजन कितना रहा बेटा, 5 पंजे 25 5 चौके 20 20 और 2 22 22.5 इंटू 10 पावर 7 पास्कल। दैट इज इक्वल टू पी ऑक्सीजन इक्वल टू 2.25 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। ये इसका पार्शियल प्रेशर आ गया बेटा। बात क्लियर है? ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नोट करें, इसी को आप रखते जाएं। कभी मोल फ्रैक्शन पूछेगा, कभी पार्शियल प्रेशर पूछेगा, तो कभी हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछेगा। आपको ये इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। क्वेश्चन ये है, हेनरी लॉ कांस्टेंट at T1 या 25 डिग्री सेल्सियस is at 25 डिग्री सेल्सियस is KH1 and it is at 50 डिग्री सेल्सियस and at 50 degree Celsius it is KH2, which is correct, which statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, A B C D। KH1 is greater than KH2, KH1 is less than KH2, KH1 is equal to KH2 cannot be predicted।
अब बताइए बेटा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सिंपल है। कल हमने क्या बताया था आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी ये भी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ के एच। तो ये दोनों ही के एच के इनवर्स हो गई है। तो देखो क्या था, क्योंकि आपने बताया था P इक्वल टू पी गैस इक्वल टू के एच एक्स गैस। एक्स गैस इधर लाओ, पी गैस अपॉन एक्स गैस इक्वल टू एक्स गैस। के एच, सॉरी नीचे के एच आ गया था, के एच नीचे आ गया था। तो बताइए के एच और एक्स गैस एक दूसरे के क्या है? इनवर्स हैं। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ के एच, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स है, सॉल्युबिलिटी के एच के इनवर्स है। तो के एच और टेम्परेचर आपस में क्या हो गए? डायरेक्टली हो गए, क्योंकि दोनों इनवर्स इनवर्स के। तो ये मान लो का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के उल्टा है और सॉल्युबिलिटी के एच के उल्टा है। तो दोनों के उल्टा है, तो वो उल्टा उल्टा वो सीधा सीधा है आपस में। क्या हुआ? टेम्परेचर और के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टेम्परेचर कम है तो ये वाला के एच कम है, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाला के एच ज्यादा है। के एच टू इज ग्रेटर देन के एच वन। बात क्लियर हो गई बेटा? समझ में आया? आप एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है हेनरी लॉ कांस्टेंट की, उनको कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, उस टाइम समझ में आ जाएगी कि ये बात सही है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, the solubility of HCl is more than O2 in water. Therefore, we can say that. इसलिए हम कह सकते हैं कि A, B, C, D, Henry law constant of HCl is greater than Henry law constant of O2. Henry law constant of HCl is less than Henry law constant of O2, and Henry law constant of HCl is equal to Henry law constant of O2 cannot be predicted. तो बताइए बेटा क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा? सॉल्यूशन सिंपल है, अभी अभी बताया था। एक्स सॉल्युबिलिटी होती है, एक्स गैस इज सॉल्युबिलिटी in the form of mole fraction, mole fraction के रूप में क्या है? ये सॉल्युबिलिटी है। मोल फ्रैक्शन के रूप में क्या? सॉल्युबिलिटी। और आप जानते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट से क्या होता है कि गैस इक्वल टू के एच एक्स गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको इधर लाओ, पी अपॉन के एच इक्वल टू एक्स गैस। फाइनली क्या आ गया? एक्स गैस इज इनवर्स ऑफ के एच, या के एच इज इनवर्स ऑफ पी गैस। बात क्लियर? सॉरी, पी गैस नहीं, सॉल्युबिलिटी एक्स गैस। तो बताइए बेटा, सॉल्युबिलिटी के इनवर्स है के एच। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका के एच कम है। HCl is more soluble, तो लेस के एच। HCl का के एच कैसा? लेस। आंसर हो गया बेटा सेकंड। बात क्लियर है? इस तरह से इनको समझते चलना है, नोट कर लो बेटा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स।
तो all solids are not soluble in water, and only few solids are soluble in water. Only some solids are soluble in water. ठीक है, या लिक्विड में कुछ ही सॉलिड्स क्या है, सॉल्युबल होते हैं. एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल, शुगर एंड सॉल्ट आर फेयरली मीन्स अच्छे खासे, फेयरली मीन्स अच्छे खासे soluble in water, but naphthalene and anthracene are insoluble in water. अब बात क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर एंड सॉल्ट तो फेयरली सॉल्युबल है वाटर में, बट नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर. यहाँ एक कंक्लूजन निकलेगा, एंड एक और बात निकालें तब कंक्लूजन निकालेंगे. एंड sugar and salt are insoluble in benzene, but naphthalene and anthracene are fairly soluble in benzene. ऐसा क्यों? उल्टा होगा ना, are fairly soluble in benzene. ये उल्टा हो गया दोनों. ऐसा क्यों? आप देखेंगे यहां पर अपने पास शुगर कैसा है, polar H bond containing molecule, और salt ionic compounds are highly polar, very high polar, means ionic. Salt, water भी polar molecule, water is polar. Naphthalene, anthracene and benzene are non-polar. मतलब बात क्लियर? अब समझे इस बात को. सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स की बात चल रही हो तो यह बोला जाता है कि सारे सॉलिड्स लिक्विड में सॉल्युबल हो, ये जरूरी नहीं है. और कई बार ऐसा देखा गया कि जो वाटर में इनसॉल्युबल है तो हर एक चीज में इनसॉल्युबल होगा, ये भी जरूरी नहीं है. मतलब शुगर और सॉल्ट तो वाटर में सॉल्युबल थे, नैप्थलीन एंथ्रासीन वाटर में इनसॉल्युबल थे, लेकिन यही चीज उल्टा हो गया किसमें, बेंजीन में. In case of the benzene, naphthalene and anthracene are soluble, fairly soluble, but sugar and salt are not. ऐसा क्यों? इसका कारण है बेटा पोलर नॉन पोलर. मतलब पोलर में पोलर अच्छा डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक. तो द फैक्ट लाइक डिजोल्व्स लाइक जो फैक्ट है, द लाइक डिजॉल्व्स लाइक इज ट्रूथ फॉर सच ए सिचुएशन, या ट्रू फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स आल्सो. ये सभी के लिए सही है बेटा. लाइक डिजॉल्व्स लाइक मींस polar solute, fairly soluble in polar solvent, and non-polar solutes are fairly soluble in non-polar solvent,
नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बात है बेटा। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया, नेचर। अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसमें बहुत अच्छे फैक्टर्स मिलेंगे। पहला कौन सा फैक्टर है बेटा, सिंपल सा वही नेचर ऑफ सॉल्यूट्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत, डिजॉल्व्स लाइक, खत्म। दूसरा बेटा, दूसरा फैक्टर है हमारा प्रेशर। प्रेशर, इट हैज नो appreciable effect on solubility of solids। solubility of solids पर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। गैस में तो पूरा इफेक्ट किसका पड़ रहा था, मैक्सिमम इफेक्ट प्रेशर का ही पड़ रहा था, पूरा हेनरी लॉ पढ़ डाला। सॉलिड के मामले में इफेक्ट ही नहीं होता, खत्म, पॉइंट ही खत्म, हेनरी लॉ की झंझट ही खत्म। नंबर 3 टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। तो बेटा अब गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड क्या थी, ऑलवेज, लिक्विड इज ऑलवेज, बताओ बेटा क्या बताया था, सोच के बताना यहां पर, और यहां मैं बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स जो है मैं is sometimes solubility of solids in liquid is sometimes exothermic and in other cases in sometimes exothermic and in sometimes in some cases एंडोथर्मिक। सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकती है, अलग अलग केस में। कुछ केसेज में एंडोथर्मिक है तो कुछ केसेज में एक्सोथर्मिक है। बात क्लियर है। अब देखो इसमें क्या पूछा था, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, याद कर लो बेटा, गैसेज वाले के लिए एक्सोथर्मिक याद कर लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज in liquids is always exothermic, therefore the effect of temperature is always inverse। बट यहां पे 2 केस बन गए, जब एक्सोथर्मिक है तब अलग केस, जब एंडोथर्मिक है तब अलग केस। जैसे एग्जांपल लें, the dissolution of lime या चूना, quicklime calcium oxide is exothermic in water, exothermic in water, so solubility of lime decreases on increasing temperature, मतलब फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, क्या पता चला, फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ, फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है।
दूसरा बात करें हम तो एग्जाम्पल एक और लें, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, NaCl and sugar in water is एंडोथर्मिक, यानी इसमें हीट की जरूरत पड़ती है बेटा, इसलिए टेम्परेचर देना पड़ेगा एंडोथर्मिक. सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, the solubility of NaCl and sugar increases in water. ठीक है, तो इनके लिए क्या हो गया, फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए क्या होगा बेटा, बोलो. अरे solubility is directly proportional to टेम्परेचर. ये टेम्परेचर वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आता है तो दूसरी बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आता है. एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है क्या, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, 6-7 क्वेश्चन किए थे. देखिए ये देखो 7 क्वेश्चन. तो अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखे. Solubility of the solubility of a given solid, can be calculated at a the solidity of given solid can be calculated at fixed temperature or या specified temperature. B, solidity of a given solid can be calculated at dynamic equilibrium between dissolution and crystallization. C, static equilibrium between dissolution and crystallization. D, at variable temperature or non-specified temperature. बताओ बेटा कौन सा फर्स्ट 4 में, मतलब इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दो बेटा. इनको कर देंगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दीजिए. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, अब इसमें ABCD ऑप्शन बनाओ. थोड़ा सा लेंदी तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A, B, C, D, फर्स्ट एंड थर्ड
थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ। बताओ बेटा कब कैलकुलेट किया जाता है? तो सुनो बेटा सुनो, सॉलिबिलिटी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं। इधर कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, इसमें वाटर भर दिया, जब तक डिजोल्व होता रहता है, डिजोल्व होता रहता है, डिजोल्व होता रहता है, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो साथ ही साथ साइमल्टेनियस क्या है, इसके पार्टिकल सॉलिड से टकरा के क्रिस्टलाइजेशन भी होता रहता है। तो दोनों प्रोसेस के बीच में कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाता है बेटा? ये सॉलिड पार्टिकल है हमारे पास, मान लो सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये इसमें डिजोल्व हो रहे हैं तो डिसोल्यूशन, और ये पार्टिकल वापस टकरा करके क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम एट सैचुरेटेड कंडीशन, ये कहिए क्या? एट सैचुरेटेड कंडीशन, at saturated condition there is dynamic equilibrium, equilibrium between dissolution and crystallization। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है सॉलिबिलिटी के अंदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला सही हो गया। और ये बेटा टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सैचुरेटेड की वजह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिक्स्ड टेम्परेचर, फर्स्ट एंड सेकंड किसमें दिए बेटा वो आंसर कर देना, तो नोट कर लीजिए बेटा। अब आएगा अपना क्या है, ये सॉल्यूशंस के सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे क्या? solubility of liquid in liquid, solubility of liquid in liquid, solubility of liquid in liquid में कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर मैनर लाइक डिजॉल्व्स लाइक को ओबे करता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक को ओबे करता है। some liquids are completely miscible मतलब बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाने वाले, miscible with each other in any proportion, कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल मतलब इथेनॉल एंड वाटर, एथेनॉल से मतलब है इथेनॉल एंड वाटर। आप चाहे वाटर में अल्कोहल मिलाओ, अल्कोहल में वाटर मिलाओ, किसी भी रेशो में मिलाओ, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ, मिक्सचर बन जाएगा। एंड सम आर कंप्लीटली इमिसिबल and some liquids are completely immiscible with each other. Example, oil in water, petrol in water या kerosene in water, पेट्रोल इन वाटर। बात क्लियर? यहाँ भी फैक्टर्स कौन कौन से वही रहेगा सब, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, कोई खास बड़ी बात नहीं है। पहला फैक्टर नेचर of solute and solvent, like dissolves like हो गया। दूसरा फैक्टर
प्रेशर, नो एप्रिसिएबल इफेक्ट, नो एप्रिसिएबल इफेक्ट। और तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, solubility directly proportional to temperature, solubility inversely proportional to temperature। बात क्लियर? बेटा लिक्विड के लिए सॉलिड की तरह ही चलता पूरा और कोई चेंज नहीं आता है। कल हम सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस देखेंगे, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल। जब दोनों को मिला दिया गया तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। इसी तरह साथ बने रहिए। थैंक यू।